अपनी माँ का मायका। पम्मी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं 3-4 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, पर मैंने सालू को बोल दिया है कि वह 3-4 दिन खाना बनाने के लिए आ जाएगी। सुबह उनका टिफ़िन पैक करके चली जाएगी और आपके लिए नाश्ता दोपहर का खाना बना देगी। और वैसे भी बस 3-4 दिनों की ही बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊँगी। मम्मी अपनी सासू माँ से एक ही लय में बोले जा रही थी। तभी उसकी सासू माँ सुमित्रा जी रौब झाड़ते हुए बोली, तुम्हारे बिना हम सब कुछ कर सकते हैं बहू, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया ही रुक जाएगी। अगर वैसे भी अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायके, अब वहाँ है ही कौन तुम्हारा, बस खाली दीवारें और खिड़कियाँ बची हैं। अपनी माँ सासू माँ की बात सुनकर पम्मी उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ थी तभी आप मुझे कौन सा मायके जाने देती थी। माँ के पास कभी 3-4 दिन भी नहीं रुकने दिया। जब भी मेरी माँ मायके जाने की बात आती तो आपका मुँह फूल जाता था। फिर अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मम्मी जी भले मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे हमेशा हम चारों बहनों के साथ रहेगा। माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस दिल में तो हमेशा ही रहेगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं, मेरी माँ की यादें भी हैं। केवल खिड़कियाँ दरवाजे ही नहीं, मेरी माँ की खुशबू भी है। हम चारों बहनों ने तय किया है कि हम हर साल 2 बार अपने मायके में इकट्ठे होंगे और माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। इसलिए मेरी बहनें भी आएगी और मैं भी बच्चों को लेकर आज शाम को जा रही हूँ। पम्मी अपनी चारों बहनों के साथ सबसे बड़ी बहन थी और ससुराल की इकलौती बहू। वह जब 5वीं कक्षा में थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 4 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उसी उम्र में उसकी माँ 4 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वह तो पम्मी के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो चारों बेटियों के साथ उसकी माँ या तो भीख मांग कर गुजारा करती या दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर अपने चारों बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि पम्मी का कोई भाई नहीं था, इसलिए अच्छे घर वालों लोग आते तो थे, लेकिन यही कहकर वापस चले जाते कि बिन भाइयों की बहन है। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि माँ का एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपने माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ से जन्मे बच्चों हो वही मायका होता है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनाया था ताकि उनकी चारों बेटियाँ उनके जाने के बाद भी अपने मायके की याद में इस घर में हमेशा आती रहे। माँ ने मरने से पहले अपनी चारों बेटियों को बुला कर कहा था कि बेटा जब मैं नहीं रहूँगी तब यह घर की तुम्हारी माँ होगी। जब भी मैं मायके की याद आए तो यहाँ चली आना। चारों बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। खैर शाम को पम्मी के पति प्रदीप जब ऑफिस से आए तो पम्मी उन्हें चाय नाश्ता कराकर अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई। बच्चों के साथ में सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही उसने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीज़ करने से रखी हुई थी, बस थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। पम्मी ने सारे घर की साफ़ सफाई की और अपनी बहनों का इंतज़ार करने लगी। एक एक करके चारों बहनें पहले गले से मिली और फिर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर चारों बहनें एक साथ कहा कि माँ हमारा मायका आज भी जिंदा है। कहते हुए चारों बहनों की आंखों में पानी आ गया। तभी दूसरे नंबर वाली बहन पल्लवी ने कहा कि देखो दीदी हमारी माँ कितनी मजबूत थी, उनकी मजबूती उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। हाँ पल्लवी, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया थे। यह उनके आत्मविश्वास और ईमानदारी की चमक है, पम्मी ने कहा। तभी तीसरी बहन सेजल बोली
कि दीदी आलू के पराठे कितने अच्छे बनाती थी ना, माँ के हाथों में तो जादू था। कितने ही कोशिश की मैंने, लेकिन आज तक माँ जैसे पराठे नहीं बना पाई। जब माँ थी तब मेरे आने से पहले ही माँ पराठे की सारी तैयारी कर लेती थी और फिर गर्मा गर्म इतने मुलायम पराठे बनाती थी कि मैं तो वहीं किचन में स्लैब पर बैठकर पराठे खाने लगती थी। तभी माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, कमरे से बाहर जाकर आराम से बैठ कर खा ले। यह सारी बातें सुनकर सबसे छोटी बहन रिंकू की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वह अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। रिंकू जब 6 महीने की थी तभी उनके पापा उन सबको छोड़कर चले गए थे। तीनों बहनें के ससुराल चले जाने के बाद केवल रिंकू ही तो माँ के साथ रह गई थी। रिंकू और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस ज़मीन को ढूंढा था और फाइनल किया था। तभी बड़ी बहन पम्मी ने अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और बोली, चलो आज यहाँ तुम्हारी पम्मी दीदी तुम सबको माँ जैसे आलू पराठे बनाकर खिलाएगी। लेकिन पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। चाय की शौकीन दूसरी बहन पल्लवी ने कहा, हाँ चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद मम्मी ने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए। तभी पल्लवी ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी आटा मैं लगा देती हूँ। तभी बाकी की दोनों छोटी बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गई और बोली, दीदी हम कुछ मदद करें? दोनों ने पूछा। नहीं, एक तो किचन में 2 ही लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं, अगर तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी। और दूसरा, तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगे, पम्मी ने कहा। तो दोनों बहनें बाहर जाकर बच्चों को देखने लगी। पम्मी पराठे की तैयारी करते करते सोचने लगी कि जिस दिन टिफ़िन में आलू का पराठा देती थी उस दिन स्कूल में उसे भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि पम्मी का टिफ़िन जैसे ही खुलता था तो सारी फ्रेंड उस पर टूट पड़ती थी। जब घर आकर यह बात माँ को बताती तो माँ बहुत खुश हो जाती और कहती है कि कल से ज़्यादा बना दिया करूँगी। अरे दीदी कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी है और मेरे हाथ आटे से सने हुए हैं, पल्लवी ने कहा। तो पम्मी ने गैस बंद किया और कुकर ठंडा होने ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू पराठे बनाने शुरू किया। एक पराठा बनाते ही पम्मी ने कहा कि जा पल्लवी, पहले चटोरी रिंकू को बुला ले, सबसे पहले उसी ही पराठा खिलाते हैं, बच्चों को भी बाद में देंगे। रिंकू आते ही मम्मी ने पराठे पर घी लगाया और माँ के हाथों से बना हुआ नींबू का अचार निकालकर पराठे के साथ दे दिया। एक निवाला खाते ही रिंकू बोली, वाह दीदी, एकदम माँ के जैसा पराठा बना है। माँ के जैसा तू कभी जिंदगी में भी नहीं बना सकती, छोटी कहते हुए पम्मी की आंखों में पानी आ गया। तभी पल्लवी बोली, दीदी यह हर बात में माँ की इतना याद क्यों आ रही है? अरे पगली, माँ कभी भूलती है क्या? जब तक सांस है तब तक माँ और माँ की बातें ऐसे ही यादें आती रहेगी। चारों बहनों का खाना पीना हो गया तो चारों बहनों ने हॉल में ही चारों के लिए बिस्तर बिछा लिए। बच्चों को पहले ही सुला दिया था। माँ थी तभी पांचों माँ बेटी एक जगह ही सोती थी। तो माँ कहती थी कि मेरे बाद तुम चारों बहनें ऐसे ही मिलजुल कर रहना, कभी किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेने देने के में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले ही मुझे 19-20 का अंतर हो गया होगा, लेकिन प्यार मैं तुम चारों से बराबर करती हूँ। एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। माँ, हम चारों हमेशा ऐसे ही रहेंगे और तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देंगे, सबसे बड़ी बेटी पम्मी कहती। लेकिन माँ को कहाँ रोक पाई, माँ का हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। पम्मी ने तो सिर्फ माँ की हालचाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। माँ की आवाज़ सुनी तो उसे माँ की तबीयत कुछ खराब लगी, तो वह तुरंत माँ से मिलने आई और आकर अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में एडमिट करने के बाद उसने अपनी दूसरी बहन पल्लवी को फ़ोन करके बताया तो पल्लवी भी आ गई। कई टेस्ट होने के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया है। तब तक तीसरी बहन सेजल भी माँ से मिलने आ गई थी। डॉक्टर माँ का इलाज शुरू करते उससे पहले ही माँ दूसरी दुनिया के सफ़र में निकल गई थी। सबसे छोटी बहन रिंकू दूसरे शहर में होने की वजह से उसे समय पर नहीं पहुंच पाई और जब तक पहुंची तब तक मान को गहरी नींद में सोए हुए पाया। रिंकू को आज भी इस बात का मलाल था कि वह अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी नींद नहीं आ रही है, रिंकू ने कहा। तो बाकी तीनों बहनें भी बोली कि हाँ, नींद तो हमें भी नहीं आ रही है। ऐसा कहकर चारों बहनें एक के बाद एक उठकर बैठ गई। दीदी, मैंने पापा को कभी नहीं देखा। जब पापा चले गए थे तब माँ ने कैसे हमें सब
को संभाला। रिंकू ने पूछा, मैं भी छोटी थी लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोदी में उठाई और हम तीनों के साथ लेकर रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी और हम सबको साथ में लेकर वापस शहर आ गई थी। मम्मी ने बताया तो सेजल बोली, दीदी माँ रात भर जाग कर कुछ पढ़ती रहती थी। हाँ माँ, पापा की जगह नौकरी जो चाहिए थी। हम माँ की शादी जल्दी हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते पम्मी रोने लगी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमज़ोर क्यों पड़ रही है? पल्लवी ने अपनी बड़ी बहन पम्मी को गले से लगाए हुए कहा। पम्मी दीदी, आपको इतनी पुरानी बातें याद कैसे है? रिंकू ने पूछा तो पम्मी ने कहा कि माँ से ही सभी सुना था। और अब सो जाओ, चलो, मुझे तो अब नींद आने लगी है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल चाची आने वाली है। बेचारी बड़ी परेशान है, कहकर चारों बहनें निद्रा रानी की गोद में समा गई थी, क्योंकि माँ की गोद तो अब उनके नसीब में रही नहीं थी। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है? सेजल ने तकिए में अपना सर घुसाते हुए कहा और फिर एक दिन से उठकर खड़ी हुई। माँ तो अब है ही नहीं। अभी सेजल सोच रही थी कि पूजा वाले कमरे से पम्मी बाहर आई। पम्मी ने माँ के जैसे ही सेजल से कहा कि अब कब तक सोती रहोगी, उठाकर फ्रेश हो जाओ। पल्लवी भी चाय बना रही थी। जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक चाय पी चुके हैं, चाची भी आने ही वाली होगी। सेजल दीदी, आपकी ससुराल में काम कैसे चलता होगा? आपको सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं है? बाथरूम से अभी अभी नहा कर आई। अपने बालों को सुखाती हुई रिंकू ने कहा कि रिंकू ससुराल अच्छे अच्छों को सुधार देता है। फिर सेजल की तो क्या विसात है? पल्लवी ने हंसते हुए कहा कि क्या सोचने लगी, जल्दी जल्दी कर चुपचाप से सबकी बातें सुन रही। सेजल से मम्मी ने पूछा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सेजल अपने बिस्तर समेत हुए कहा। पम्मी बोली, जानती हूँ, कुछ माँ की याद आ गई। चारों बहनें ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर दी थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। पम्मी ने अपने चारों बहनों के पसंद को ध्यान में रखकर बेसन के गट्टे और भरवा मिर्ची बनाई थी। उसकी कोशिश थे कि छोटी बहन को की कभी कमी महसूस ना हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो माँ को बनाया। और जब मन भगवान के पास चली गई तब बड़ी बहन ही माँ के दर्जा होती है। यह सोच कर उसने अपनी तीनों बहनों के पसंद का खाना बनाया। और वैसे भी पम्मी ने अपनी छोटी बहन को रिंकू गोद में ही खिलाया था, क्योंकि बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्षमयी जीवन से पम्मी को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज़्यादातर परेशानियाँ उससे ही शेयर करती थी। माँ ने मरने से पहले उससे कहा भी था कि पम्मी, तू ही वह डोर है जो मेरी चारों बेटियों के मोतियों में पिरो कर रखना। तुम चारों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। पम्मी ने कहा तो माँ बोली कि बेटा, तेरे ताऊ जी हमेशा मुझे यही ताने सुनाते रहते थे कि देखना, बिन भाई के तेरी बेटियाँ तेरे जाने के बाद पीहर की दहलीज को तरसेंगी। उनको चिढ़ होती थी कि मैं उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। यह सब बातें बाद में करेंगे माँ, मुझे सब पता है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मायका का केवल भाई से ही होता है। मायका तो माँ के जन्मे बच्चों से भी हो सकता है, वह चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। पम्मी ने माँ के हाथ में अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू न जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची, माँ ने पम्मी के गाल को सहलाते हुए कहा था। पम्मी ने अपने गाल पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। तभी किचन से बाहर आती हुई पल्लवी बोली, पम्मी दीदी आटा गूंथ दिया है, जब खाना होगा तब रोटियां सेक लेंगे। हाँ हाँ, चल बाहर चल कर बैठते हैं। अतीत से वर्तमान लौटती हुई पम्मी ने कहा। तब तक दरवाजे की घंटी भी बज चुक गई। शायद चाची आ गई हैं। रिंकू जाकर गेट खोला। चारों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गई। पम्मी के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे।
पम्मी के ताऊजी के 3 बेटे थे और चाचा जी के सिर्फ 2 ही बेटी यहाँ थी। तो पम्मी के चाचा ने ताऊजी एक बेटे प्रवीण को गोद ले लिया था। जब चाचा ने प्रवीण को गोद लिया था तब प्रवीण को इतनी समझ थी कि उसकी असली माता पिता कौन है, तो वह इसलिए हमेशा अपने माता पिता से ही ज़्यादा प्रेम करता था। प्रवीण की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि पम्मी को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी कि चारों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी भी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे को गोद न लेकर बिल्कुल सही किया। आज अब चारों बहनों को भाभी जी के संजोग ख्वाब जैसे आशियाना में खुश और संतुष्ट मन प्रफुल्लित हो गया। काश मैं भी भाभी जी की बातों सुना चाची बेटियों के भाई तो मिल गया, हम बेचारी वो जैसे बिन भाई की तो नहीं है, पल्लवी ने कहा, क्योंकि पल्लवी का स्वभाव ही ऐसा था कि वह खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना ना रह पाए। तभी पम्मी ने आंखें में पल्लवी को चुप रहने का इशारा किया और अपनी चाची से बोली कि चाची आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह तो वैसे ही कहते रहती है। नहीं पम्मी बेटी, पल्लवी सही तो कह रही है। भाभी जी ने जब मुझे समझाया तभी मैं यही कहा था कि भाभी जी जितनी बहादुर और हिम्मत मुझ में तो कभी थी ही नहीं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब भाभी जी ने रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था, चाची ने कहा। तो पम्मी बोली, हाँ चाची आप बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तभी चाची बताने लगी कि भाई साहब की मृत्यु के बाद उसके शव को अपने गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहे एक शपथ पत्र बनवा लाए और लाकर भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो भाभी जी ने कागज हाथ में लेते हुए पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तभी बड़े भाई साहब ने कहा कि कुछ नहीं, तुम रमन को गोद ले रही हो, बस यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। उन्हें 11 दिनों में घर में खर्चा हुआ एक एक पैसा आपकी माँ ने ही यानी कि भाभी जी ने ही दिया था। बड़े भाई साहब किसी न किसी बहाने से आपकी माँ से पैसा मांगते रहते थे। जिस भाई ने अपने भाई को अंत्येष्टि में रुपए 1 तक खर्च नहीं किया, वह भला उसकी बीवी और बच्चियों को क्या देखभाल करता। यह बात शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता तो मेरी बच्चियों की किस्मत में भाई होता, तो भगवान मेरी गोद में 4 बेटियां डालकर ही क्यों चाची माँ ताऊजी से बात करती थी। पम्मी ने पूछा। पम्मी, परिस्थितियों ही ऐसी बन गई थी कि उससे तो पहले के ज़माने में जेठ और ससुर से कहाँ बातें करते थे, उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। तो छोटी बहन बोली, फिर क्या हुआ चाची, और पहले कुछ चाय नाश्ता तो हो जाए। फिर सुनते ही सेजल ने उठते हुए कहा, सेजल बेटी आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चाची ने हंसते हुए कहा। तो सेजल चाय बनाकर ले आई। तभी चाय में बिस्किट डुबोते हुए रिंकू ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ था चाची बताइए ना। तभी चाची बोली कि भाभी जी ने जब रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था तो बड़े भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी कि अगर रमन को गोद नहीं लोगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे, और तेरे पति की नौकरी जगह दूसरी नौकरी मेरा बेटा रमन ही तो करेगा, और कल पगड़ी की रस्म भी तो होनी है, तो रमन को ही पगड़ी बांधेंगे। भाभी जी समझ गए थे कि अगर नौकरी रमन को मिल गई तो भाभी जी और आप चारों बहनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, मैं रमन को गोद नहीं लूँगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात तो उसके लिए आवेदन मैं करूँगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। तभी पल्लवी ने कहा कि चाची माँ उसे कठिन दौर में भी इतनी मजबूत कैसे बनी रही। तेरी जैसी कमज़ोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्य को निभाना जानती थी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी, रिंकू ने कहा। तो पम्मी बोली, तुम दोनों चुप करो, आगे क्या हुआ चाची जी वह बताओ ना, आगे क्या हुआ बेटी। बड़े भाई साहब ने भयंकता से कहा कि पगड़ी की रस्म क्या वह भी तू ही पहन लेगी। तभी भाभी जी ने बिना डरे दृढ़ शब्दों में कहा कि हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो। वैसे भी उसकी बच्ची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी है। चाची ने कहा कि पम्मी बेटी, ऐसी बात सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए, क्योंकि पगड़ी का रस्म समाज के पंच आते, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं, लेकिन भाभी जी तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी कि किसी से नहीं डरती थी। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपने अंतिम संस्कार करने के
अधिकार हम चारों बहनों को ही दे दिया था, पम्मी ने कहा। तभी चाची आगे की बात बताते हुए बोली कि फिर पता है कि बड़े भाई साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी और औरतों को पगड़ी बांधी है जो इसके बंधेगी। भाई साहब ने गुस्से में कहा तो भाभी जी ने भी कह दिया कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रमन को गोद नहीं लूँगी। तभी भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा कि अरे तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। तो भाभी जी बोली कि मैं 10वीं पास कर लूँगी। हाँ, सरकार तेरे लिए ही इंतज़ार करेगी कि कब महारानी 10वीं पास करे और अब उन्हें नौकरी दे। भाई साहब इसी साल 10वीं पास कर लूँगी मैं, भाभी जी ने कहा। तो बड़ी भाभी जी यानी कि तुम्हारी ताई जी ने कहा कि आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी नहीं की थी तो तू करेगी। माफ़ करना भाभी जी, लेकिन आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है। आपकी माँ ने भी कह दिया। आपकी माँ के सख्त लहजे और अंधविश्वास में बड़े भाई साहब और बड़ी भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। तभी पम्मी ने पूछा कि फिर पगड़ी की रस्म का क्या हुआ चाची जी। तो चाची जी बताए कि बेटी पगड़ी का रस्म सारा ठीक रहा, बड़े भाई साहब ने तुम्हारी माँ के सर पर फोड़ दिया। फिर तुम्हारी माँ घूंघट निकालकर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि रमन की पगड़ी रस्म हो, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं उसे गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। हाँ, अगर सभी पंच यह लिख कर दे कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे तभी मैं गोद लेने के लिए विचार कर सकती हूँ। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत की 4-4 बच्चियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते, तब लोग एक एक करके निकल जाए। तभी मम्मी ने पूछा कि चाची माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं। पगली माँ पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पगड़ी न बांधने का निश्चय किया। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहा था कि अभी जाकर भाभी जी को कह दूं कि वह मेरी झांसी की रानी तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नजाकत देखकर चुप रह गई थी। आपकी माँ जैसे हिम्मत बहुत कम लोगों में मिलती है बेटी। हाँ बच्ची, चाची बिल्कुल सही कह रही हो, आप चारों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं है। तो चाची बोली, अरे नहीं पम्मी बेटी, आप चारों बहनों में भी अपनी माँ की जैसी ही हिम्मत है। आपकी माँ की हिम्मत आप लोगों ही तो थे। भाभी जी आप चारों को अकेले घर पर छोड़कर नौकरी पर जा पाती थी, नहीं तो बेटियों की माँ की फिक्र एक माँ ही समझ सकती है। आप चारों में भी बहुत हिम्मत है बेटी। भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा था। तभी आपके ताऊ जी के तीनों बेटे एक तरफ हो गए थे और आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन तभी आप चारों बहनों ने कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। हाँ चाची, रमन भैया तो नाराज होकर चले गए थे, कैसे कह गए थे कि अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दे दें। वही तो तब रिंकू ने तो बोल भी दिया था ना कि आत्मा ना नर और ना नारी। जो बेटे जिंदा रहते माँ बाप के जीवन नरक बना देते, उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को स्वर्ग भला कैसे मिलेगा। हमारी माँ की अंतिम इच्छा तो हम चारों बहनें की पूरी करेंगे। बहादुर माँ की बहादुर बेटियाँ। और आप चाची बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर रखी है पम्मी ने कहा। तो चाची बोली, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची हाथों से ही गरम गरम रोटी खा लो। वैसे भी हम औरतों के गरम रोटी कहाँ नसीब होती, क्योंकि चाची प्रवीण भैया की पत्नी आपकी बहू, क्या नाम है उसका, बनाकर नहीं खिलाती क्या। पल्लवी ने पूछा। अरे पिंकी, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो मुझे सीधे मुंह बात नहीं करती। तो बड़ी भाभी करो, वह तो मुझे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वह तो बड़ी भाभी जिसके कहने में ही चलती है, उसके दिमाग के टावर के सिग्नल तो वह से मिलती है। प्रवीण को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप चारों बहनों का माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज चारों बहनें कितनी खुशी से अपनी माँ के बनाए गए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी
प्रफुल्लित हो रही होगी। चाचा यह सब बातें छोड़िए, मैं और सेजल भी रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटिया के हाथ का ही खा लेना। बहुत मानने के बाद चाचा मान गए थी। पम्मी और पल्लवी ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया। सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाची ने कहा कि पम्मी बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। आप चारों बहनों को आज एक साथ अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हुई हूँ। आज आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है, फिर चाहे वह बच्चा बेटा हो या बेटी। आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना। चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पूछते हुए कहा, कैसी बातें करती हो चाची, हम 4 नहीं 6 बहनें हैं। पम्मी ने कहा तो चाची ने कहा कि चलो ठीक है बेटी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई थी। चारों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थी। चारों बहनों ने आंखें ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हूँ कि हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए मिसाल हैं। तभी पम्मी ने घर के अंदर आते हुए रिंकू से पूछा कि कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी, क्योंकि रिंकू के ससुराल में सफ़र ही दूर था। बाकी सब तो एक ही शहर में रहने वाली थी। रात को चारों बहनें देर तक बातें करती रहीं। तभी रिंकू बोली, दीदी 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, और फिर 6 महीने बाद मिलना होगा। हाँ रिंकू, हम अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, कहकर चारों बहनों सो गईं। अगले दिन चारों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ आपने सही कहा था कि मेरे जाने के बाद यह घर की आपकी माँ है। यहाँ आई तो ऐसा लगा जैसे आप हमारे साथ ही हो। कहते हुए चारों की आंखें में पानी भर आया। चारों बहनें गले मिली और फिर 6 महीने बाद मिलने का वादा करके चारों अपने अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।